कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात साशा और उसके पति टॉमी से होती है। ये कोई आम कपल नहीं बल्कि एड्रेनालाइन जंकी हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें खतरों से खेलने और रोमांच का ऐसा नशा होता है कि वो अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते। इन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों को फतह करने का जुनून है। आज ये दोनों नॉर्वे की कुख्यात और बिल्कुल सपाट चट्टान ट्रोल वॉल को पार करने के इरादे से आए हैं। वो इससे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस सपाट और जानलेवा पहाड़ पर चढ़ना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। साशा आज किसी भी कीमत पर इस पहाड़ को फतह करने की जिद पर अड़ी है। दोनों चढ़ाई शुरू करते हैं और साशा उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जिसे वो आज तक पार नहीं कर पाई थी। वो बार बार कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। लगातार कोशिशों से वो बुरी तरह थक चुकी है। टॉमी हालात की गंभीरता को समझता है और साशा से कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, हमें आराम करना चाहिए और कल सुबह दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन साशा की जिद हावी है, वो आज ही इसे पार करना चाहती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वहाँ एक भयानक तूफान आने वाला है। हार मानकर वो अपना हैंगिंग टेंट वहीं चट्टान पर लगाते हैं और अंदर आराम करने लगते हैं। लेकिन टॉमी के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है। उसका लकी कंपास अचानक काम करना बंद कर देता है, जो एक बहुत ही अपशकुन का संकेत था। बाहर तूफान अब विकराल रूप ले चुका है। टॉमी घबराकर साशा से कहता है कि हमें तुरंत नीचे उतरना चाहिए। एक बार तूफान थम जाए फिर हम दोबारा कोशिश कर लेंगे। अब ये दोनों रात के घने अंधेरे और खौफनाक तूफान के बीच नीचे उतरना शुरू करते हैं। अंधेरे की वजह से उन्हें एक एक कदम रखने में भारी तकलीफ हो रही है और तभी पहाड़ों पर मौत का तांडव शुरू होता है। एक भयानक बर्फ का तूफान आ जाता है। ऊपर से बर्फ के साथ बड़े बड़े पत्थर गोलियों की रफ्तार से नीचे गिरने लगते हैं। साशा को बचाने के लिए टॉमी अपनी जान की बाजी लगा देता है और उसे सुरक्षित चट्टानों के नीचे धकेल देता है, जिससे साशा पत्थरों की मार से बच जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भारी पत्थर सीधे टॉमी के सिर से टकराता है और वो अपनी रस्सी के सहारे नीचे हवा में झूल जाता है। पत्थर की गहरी चोट के कारण टॉमी की वहीं मौत हो चुकी है। अब सबसे भयानक पल आता है। रस्सी का दूसरा छोर साशा के शरीर से बंधा है। टॉमी के मृत शरीर के भारी वजन के कारण जो हुक चट्टानों के बीच फंसा था वो धीरे धीरे उखड़ने लगता है। साशा के पास सिर्फ कुछ सेकंड हैं। अगर वो रस्सी नहीं छोड़ती तो वो भी नीचे खाई में गिर जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए साशा को कांपते हाथों से उस रस्सी को छोड़ना पड़ता है। टॉमी का शरीर गहरी खाई में समा जाता है और साशा चट्टान से चिपककर अपनी जान बचा लेती है। इस खौफनाक हादसे को 5 महीने बीत चुके हैं। साशा अपने देश वापस लौट आई है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में आज भी टॉमी की मौत का गहरा गिल्ट बसा है। वो इस दुख से उबर नहीं पा रही है। टॉमी का वो लकी कंपास आज भी उसकी याद बनकर साशा के पास है। अपने अतीत और इस सदमे से भागने के लिए साशा तय करती है कि वो अकेले ऑस्ट्रेलिया के रहस्यमयी वेंड्रा नेशनल पार्क जाएगी। जब साशा वहां पहुंचती है तो वहां का रेंजर उसे एक डरावनी चेतावनी देता है। वो बताता है कि इस नेशनल पार्क से पहले भी कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। साशा नोटिस बोर्ड पर देखती है कि वहां उन दर्जनों लोगों की तस्वीरें लगी हैं जो इस जंगल में गए तो थे लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन साशा अपनी जान की परवाह किए बिना हर हाल में अंदर जाना चाहती है। रेंजर मजबूरी में उसका नाम और पता रजिस्टर में नोट कर लेता है। जंगल में जाने से पहले साशा एक गैस स्टेशन के स्टोर पर रुकती है। वहां 2 खूंखार शिकारी उसे अकेला देखकर परेशान करने लगते हैं। तभी वहां बेन नाम का एक लड़का आता है जो स्टोर में सूखा हुआ मांस बेच रहा था। वो उन शिकारियों को वहां से भगा देता है। साशा राहत की सांस लेती है, बेन को थैंक्स कहती है और उससे ड्राई मीट का एक पैकेट खरीद लेती है। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद साशा देखती है कि इस वीराने में उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा और मैप भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बेन उसकी गाड़ी के पास आता है। साशा उसे मैप पर एक जगह दिखाती है, ग्रैंड आयल नैरोस, जो जंगल के सबसे घने और खतरनाक हिस्से में है। वो कहती है कि उसे वहां जाना है। बेन उसे बताता है कि वहां जाने के 2 रास्ते हैं, एक आसान और दूसरा बहुत मुश्किल। वो कहता है कि अगर तुम मुश्किल रास्ते से जाओगी तो तुम्हें बेहद खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। रोमांच की शौकीन साशा मुश्किल रास्ते को चुनती है। उसका सफर एक खाड़ी से शुरू होता है। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, इसलिए साशा वहीं अपना कैंप लगा लेती है। लेकिन तभी वो देखती है कि गैस स्टेशन वाले वही दोनों शिकारी वहां आ धमके हैं। उसे पता है कि वो उसे फिर से परेशान करेंगे। साशा तुरंत अपनी गाड़ी में बैठती है, दरवाजे अंदर से लॉक कर लेती है और हाथ में पेपर स्प्रे निकालकर तैयार बैठती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो शिकारी उसकी गाड़ी के पास तक नहीं आते और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। साशा अपनी गाड़ी में ही सो जाती है। अगली सुबह साशा अपनी कयाक निकालती है और पानी के रास्ते अपना सफर शुरू करती है। सच में वहां के नजारे जन्नत जैसे खूबसूरत थे। काफी देर तक पानी में सफर करने के बाद वो एक किनारे पर रुकती है, लेकिन वहां जो वो देखती है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
होते हैं। वहाँ उन गायब हुए लोगों का सामान बड़ी ही तरतीब से सजा कर रखा हुआ था। साशा सफर से बहुत थक चुकी है और पानी की वजह से उसके कपड़े भी गीले हैं। वो कपड़े सुखाती है, बेन से खरीदा हुआ ड्राई मीट खाती है और अपने टेंट में गहरी नींद सो जाती है। अगली सुबह टेंट के बाहर हो रही अजीब सी हलचल से साशा की आंख खुलती है। वो बाहर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका बैग वहां से गायब था और जब वो पलटकर अपने टेंट में देखती है तो वहां एक जहरीला सांप बैठा होता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वक्त रहते टेंट से बाहर आ गई थी। घबराई हुई साशा तुरंत अपनी कयाक में बैठती है और वहां से भाग निकलती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और किनारे पर एक बोट दिखाई देती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां बेन का कैंप है। इस वीराने में एक जाने पहचाने चेहरे को देखकर साशा की जान में जान आती है। वो बेन को बताती है कि रात को कोई उसका बैग चुरा कर ले गया। बेन बहुत ही शांत लहजे में कहता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम होगा। इसके बाद बेन उसे पकी हुई मछलियां खिलाता है और बातों बातों में बताता है कि वो असल में ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला नहीं है। बचपन में उसकी माँ उसे यहाँ लाई थी और फिर वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। तभी बेन कुछ ऐसा कहता है जिससे साशा का खून ठंडा पड़ जाता है। बेन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पहाड़ चढ़ना पसंद है। साशा अंदर तक हिल जाती है। उसने बेन को पहाड़ों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। बेन की बातें और उसका लहजा अब डरावना होता जा रहा था। साशा उसे बताती है कि वो गैस स्टेशन वाले शिकारी रात को मेरे कैंप के पास आ गए थे। इस पर बेन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, पर तुमने उन्हें बहुत अच्छे से डील किया। साशा को अब समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। बेन वहां मौजूद नहीं था तो उसे कैसे पता कि साशा ने शिकारियों को कैसे डील किया। और अब बेन के चेहरे से नकाब उतरता है। वो साशा को सच बताता है, मैंने ही जानबूझकर तुम्हें वो मुश्किल रास्ता बताया था और मैं पहले दिन से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। साशा समझ जाती है कि उसका बैग बेन ने ही चुराया है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, बेन खुद अंदर जाता है और साशा का बैग लाकर उसके सामने फेंक देता है। साशा की नजर बेन के हाथ पर पड़ती है। बेन ने साशा का ही ब्रेसलेट पहना हुआ था। साशा जानती है कि उसे यहाँ से तुरंत भागना होगा, लेकिन तब तक बेन अंदर से एक क्रॉसबो और एक बड़ा सा स्पीकर लेकर आता है। वो साशा की आंखों में देखकर कहता है, मैं एक शिकारी हूँ और मैं जानवरों का नहीं, इंसानों का शिकार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं इस स्पीकर पर एक गाना प्ले करूंगा। जब तक ये गाना चलेगा तुम भाग सकती हो, पर जैसे ही गाना बंद होगा मेरा शिकार शुरू हो जाएगा। उसने साशा का फोन अपने पास रख लिया था, लेकिन बैग में सर्वाइव करने का सारा सामान छोड़ दिया था ताकि खेल में मजा आए। बेन गाना प्ले कर देता है। दहशत में साशा अपना बैग उठाती है, अपनी कयाक में बैठती है और पानी के रास्ते जान बचाकर भागने लगती है। बेन एक खूंखार साइको है। ये जानकर साशा इतनी घबरा जाती है कि हड़बड़ी में उसकी कयाक एक झरने से नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। अब साशा के पास पानी से बाहर निकलकर घने जंगल में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। भागते भागते उसे अचानक एक परिवार के हंसने खेलने की आवाजें आती हैं। उसे उम्मीद की एक किरण दिखती है कि शायद कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई परिवार नहीं था, सिर्फ बेन का फोन रखा था जिसमें उस परिवार की एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। बेन ने पहले उस परिवार से दोस्ती की थी